हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस में कंप्लीट करवा चुकी थी। मैं आप लोगों को उसके जो प्रैक्टिस सेट थे वो सॉल्व करवा रही थी, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं उससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में आपका फिफ्थ प्रैक्टिस सेट रहेगा। इससे पहले भी फोर्थ प्रैक्टिस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी एक प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक किया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़े जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज यहाँ पर आएगी और किस कहाँ से उसको हमें निकालना है, किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर फिर आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स टू विच द डैश प्रोविजन अप्लाई, द पेयर हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट्स मेड बाय हिम एंड ही हैज टू डिपॉजिट द टैक्स डिडक्टेड बाय हिम टू द डैश। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे पेमेंट या भुगतानों के संबंध में जिन पर डैश प्रावधान लागू होते हैं, भुगतानकर्ता को उसके द्वारा किए गए भुगतानों पर स्रोत पर कर की कटौती प्राप्त करनी होती है और उसे अपने द्वारा काटे गए कर को डैश करना होता है। तब यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा जो ऑप्शंस दे रखे हैं, या तो टीडीएस के बारे में बात हो रही है या फिर जीएसटी की, क्योंकि आप देख रहे होंगे ऑप्शन में दो ही चीजें दे रखी हैं, या तो टीडीएस के बारे में बात की जा रही है या फिर जीएसटी की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रावधान लागू होते हैं स्रोत पर कर की कटौती। साफ साफ यहाँ पर बता रखा है, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, वो तो उन्होंने बता दिया कि किसकी बात हो रही है, टीडीएस की हो रही है, तो जीएसटी को हमें देखना ही नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी, ए और डी। तो इसमें हमें देखना है कि एक पॉइंट तुमको मिल गया कि उन भुगतानों के संबंध में जिन पर टीडीएस प्रावधान लागू होते हैं, भुगतानकर्ता को उसके द्वारा जो भुगतान वो कर रहा है उसका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है, स्रोत पर कर कटौती की जा रही है, उस पर जो कर काटा जाता है उसको क्या करना होता है, आपूर्तिकर्ता के खाते में जमा करना होता है या फिर सरकार के खाते में, इसके खाते में जमा करना होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके अकाउंट में जमा किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो थोड़ा सा समझना होता है, क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे रहते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो टीडीएस होता है उसके संबंध में प्रावधान लागू होते हैं और जो भी टीडीएस को काटा जाता है वो सरकार के खजाने में या सरकारी खाते में जमा किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर डैश के तहत पेंशन पर कर लागू होता है, सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन। जो पेंशन होती है, पेंशन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जो पेंशन होती है उस पर जो टैक्स लगेगा तो किसके अंडर में लगता है, या फिर जो 5 हेड होते हैं इनकम के, उन 5 हेडों में से किस हेड में इसको इंक्लूड किया जाएगा, आपको ये बताना है किसमें इंक्लूड की जाती है। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं, अन्य स्रोतों से जो आय होती है, उसमें हम पेंशन को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एरियर्स ऑफ सैलरी। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कोई व्यक्ति बकाया वेतन का लाभ उठा सकता है। आपको बताना है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें कि जो बकाया वेतन होगा, यानी कि जो सैलरी का एरियर होगा जो नहीं पे की गई है, उसका प्रॉफिट या लाभ उठा सकता है। 87 सबसेक्शन 1, 86 सबसेक्शन 1, 88 सबसेक्शन 1 या फिर 89 सबसेक्शन 1। कौन सी हो जाएगी, वो हो जाती है तो सेक्शन 89 है और सबसेक्शन 1 है, उसके तहत एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाज लीविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द। भारत में पहली बार आयकर की उगाही की गई थी या आयकर वसूला गया था, लुकस पैसोली के द्वारा, न्यूटन द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। उसके द्वारा था, तो सर जो जेम्स विल्सन थे उनके द्वारा वसूला गया था। सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो भी हानि हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार ये आयकर जो था वो लगाया गया था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकम
बिकेम इफेक्टिव इन होल ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत में आय का अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हो गया? 31 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1961, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1962। तो ये कब से लागू हुआ था पूरे भारत में? तो जैसे कि आपको पता ही है कि बन के जब तैयार हो गया था 1961 में हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें कि कब से ये लागू हुआ था, किस डेट से लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 से। कहाँ इसको जाता है? आय का अधिनियम 1961, लेकिन जो लागू किया गया था वो हो जाएगी 1 अप्रैल 1962। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the journal entry for the given transaction? ABC Limited paid salary in cash to Mr. Manish of rupees 50,000 in the month of March 2019। कोई भी डेट दे रखी हो सकती है यहाँ पर। निम्न व्यवहार के लिए जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? ABC लिमिटेड ने मार्च 2019 में श्री मनीष को रुपीज 50,000 का वेतन नकदी में दिया है। इसकी क्या जर्नल प्रविष्टि होगी, आपको ये बताना है। ये जर्नल कहाँ से होगा आपको ये बताना है। मनीष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मनीष अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे की जाएगी इसकी एंट्री? तो इसकी एंट्री जो की जाएगी, एक तो पहले देखिए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो सैलरी दे रहा है, वेतन दे रहा है, तो सैलरी अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसको दिया जा रहा है? मनीष को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सैलरी जो दी जा रही है कैश में दी जा रही है, सैलरी कैश में पे की जा रही है मिस्टर मनीष को। तो क्या हो जाएगा, जो इसकी एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट जो दिया जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, यानी कि वेतन खाते को डेबिट करेंगे हम और नकदी खाते को क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू डबल अकाउंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ और हानि खाते के बजाय आगम खाता तैयार किया जाता है। नेट रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ और हानि विनियोग खाते के बजाय शुद्ध आगम खाता तैयार किया जाता है। नॉर्मली नो एडजस्टमेंट ऑफ एसेट इज मेड इन द कैपिटल अकाउंट। आमतौर पर पूंजी खाते में परिसंपत्ति का कोई संयोजन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा सही है। नीचे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपको ये देखना है कौन से करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग नीचे आंसर टिक करने। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा करेक्ट होगा, तो आइए देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि जो लाभ हानि खाता होता है जब उसको नहीं बनाते हैं तो उसकी जगह पर रेवेन्यू अकाउंट बनता है। करेक्ट है, बहुत सी संस्थाएं होती हैं जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नहीं बनाती, रेवेन्यू अकाउंट बनाती हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि नेट रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसकी जगह पर नेट रेवेन्यू अकाउंट खोला जाता है। ये भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नॉर्मली नो एडजस्टमेंट ऑफ एसेट इज मेड इन द कैपिटल अकाउंट, कि जो हम पूंजी खाता बनाते हैं तो वहां पर कोई भी संपत्ति का संयोजन नहीं किया जाता है। तो ये भी क्या होगा, आपका पॉइंट करेक्ट होगा। तो एक आंसर फिर जो हो जाएगा ये, क्योंकि तीनों ही पॉइंट करेक्ट हैं, तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ पर तीनों ही पॉइंट क्या हैं, करेक्ट दिखाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वर्तमान अनुपात में सुधार करेगा? विच ऑफ द following transactions will improve the current ratio? Purchase of goods for cash, payment to trade payables, credit purchases of goods, cash collected from trade receivables। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी ये लेन देन दे रखे हैं उनमें से कौन सा लेन देन ऐसा होगा जो वर्तमान, इसे चालू अनुपात कहते हैं, इसे चालू अनुपात भी कहते हैं, वर्तमान अनुपात भी लिखा हो सकता है या फिर चालू अनुपात। तो चालू अनुपात में सुधार करेगा। नगद माल का क्रय करने पर, व्यापार देय का भुगतान करने पर, माल का क्रय करने पर, या फिर जो व्यापार से प्राप्य है नकदी के रूप में एकत्रित होने पर। तो किससे सुधार होगा? क्योंकि आपको पता ही है जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला, अगर हम करंट रेशियो को CR मान लें शॉर्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो सुधार कब होगा? जब करंट एसेट हमारी बढ़ेगी या फिर करंट लायबिलिटी हमारी घटेगी, दोनों में से एक कंडीशन होगी, तभी क्या होगा, हमारा जो अनुपात है उसमें सुधार होगा। तो देखते हैं किस कंडीशन में।
करंट एसेट बढ़ रही है या फिर करंट लायबिलिटी घट रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं, नगद माल का क्रय करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो कैश का क्या होगी, जाएगी, क्योंकि हमने नगद के रूप में जो है जो भी गुड्स थी उनको परचेज किया है, तो कैश हमारी जा रही है। कैश है हमारी करंट एसेट, तो क्या होगा, हमारी जो भी करंट एसेट है वो कम हो जाएगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। माल का क्रय कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्यापार प्राप्य से एकत्र नकदी है, जो भी कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स थे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश कलेक्टेड दोनों ही करंट एसेट हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ये दे रखा है व्यापार देय का भुगतान, यानी कि पेमेंट टू ट्रेड पेबल, जब जो ट्रेड पेबल है हम उनका भुगतान करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, जो कैश लायबिलिटीज है हमारी, जो करंट लायबिलिटीज है हमारी, वो कम होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता के दो बुनियादी माप डैश हैं, टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर डैश, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिक्विडिटी को मेजर करने के जो दो मेन बेसिक मेजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इन सबको मैं डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ जब इसकी जो क्लासेस की वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, इसमें एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जिसमें मैंने इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में समझाया और पढ़ाया हुआ है आपको, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक कर लीजिएगा, वीडियोस को देख लीजिए एक बार। कौन से दो बुनियादी माप होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो। तो जो दो मेन होते हैं मेजर्स वो हो जाते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो, इन दोनों को निकाला जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस अवधि में, उस टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिक्विडिटी कितनी है, तरलता कितनी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी या शेयरधारक फंड डैश के बराबर है, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू डैश। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये किसके बराबर होता है, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू एंड सरप्लस, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड होता है वो किसके इक्वल होता है या उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक तो नाम से क्लियर हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है और इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन मुख्य रूप से डैश पर केंद्रित है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन डैश, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस, ब्रांड डायमेंशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग मीन्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है या फिर जो वित्तीय प्रबंध होता है वो ज्यादा किस पर फोकस करता है, धन की व्यवस्था करना हाँ जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट है कोई वित्त एक संस्था के लिए, व्यवसाय का कुशल प्रबंधन भी सही है, ब्रांड आयाम भी सही है, वित्तीय गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों के अधिग्रहण और उपयोग के सभी तत्व। तो ये जो ऑप्शन डी दे रखा है वो ज्यादा आपके क्लोज हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे, कि इसमें सारी ही चीजें ये आ जाती हैं कि जो भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कहाँ से हमें प्राप्त करना है, कहाँ से मिलेंगे और कैसे हम उनका उपयोग करेंगे। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें सारे ऑप्शन आपके ज्यादातर करेक्ट होंगे, आपको ढूंढना ये होता है कि ज्यादा करेक्ट कौन सा है, जैसे कि 20%, 30%, 40%, ये ज्यादा आ जाएगा 90%, तो जो 90% ज्यादा करेक्ट है वही आपका आंसर होगा। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बजटिंग निर्णय में कम से कम जीवन अवधि वाली परियोजनाओं के लिए व्यय की योजना बनाना शामिल है। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर प्रोजेक्ट विद अ लाइफ ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में। तो कैपिटल बजटिंग जो होती है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं उनमें जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। तो इसकी जो डिसीजंस होते हैं या जो बजटिंग की जाती है वो कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर होनी ही चाहिए, उसकी टाइम लिमिट 1 वर्ष से ज्यादा होती है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।